बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो अनाथ बहनें सुरभि और सपना अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में सुरभि और सपना के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोनों बहनें अपने चाचा के साथ उनके घर आ जाती हैं। लेकिन चाची महिमा दोनों बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। सुरभि बड़ी थी और सपना अभी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी महिमा सुरभि से घर का सारा काम करवाती थी और कभी कभी महिमा का बस चलता तो वह सपना से भी काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपनी बड़ी बहन सुरभि से कहती है, दीदी, अगर मैं इस तरह से छोटे मोटे घर के काम करती रही तो मैं तो स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, ताकि हम चाची की नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। दीदी, एक बार चाची से बात करके देखो ना, क्या पता वह मेरा स्कूल में एडमिशन ही करा दे। कितना अच्छा लगेगा, मैं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊंगी। दीदी, बात करो ना। सपना, मेरी प्यारी बहन, यह जो तुम ख्वाब देख रही हो बहुत अच्छा है, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि चाची जी ऐसा नहीं होने देंगी। चाची जी ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन वह हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती। वो तो हमें इस घर का नौकर मानती हैं। क्या तुम्हें पता नहीं वह हमसे किस तरह से नौकरों की तरह काम करवाती हैं? फिर तुम ही बताओ, वह तुम्हें स्कूल कैसे जाने देंगी? सुरभि और सपना आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर महिमा आ जाती है और सुरभि को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तुम दोनों मनहूस बहनें यहाँ बैठकर क्या खिचड़ी पका रही हो? मनहूस सुरभि की बच्ची, मैंने तुझसे कितनी देर पहले कहा था कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना कर लेकर आ, लेकिन महारानी है कि यहाँ आकर अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है। चाची जी, मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया। बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी सुरभि किचन में जाकर जल्दी जल्दी महिमा के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने चाची के रूम में लेकर जाती है। सुरभि के दिमाग में सपना की ही बात चल रही थी, तभी वह बहुत हिम्मत करती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, सपना पढ़ना चाहती है, उसका बहुत दिल चाहता है कि वह स्कूल जाए। कृपया करके आप उसका स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। आप मुझसे चाहे रात दिन जितना चाहें उतना काम करा लेना, मैं कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन बस आप मेरी बहन को स्कूल जाने की परमिशन दे दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुरभि के इतना कहते ही महिमा आग बबूला हो जाती है और वह गरम गरम खाने की थाल सुरभि के ऊपर फेंक देती है और उसके बाद सुरभि को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, तेरी बहन को पढ़ लिखकर कौन सा कलेक्टर बन जाना है, रहेगी तो वो फिर भी मेरे घर की नौकरानी ही। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी है, अगर तूने दोबारा से स्कूल जाने की बात की तो फिर मैं तुम दोनों बहनों को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी, फिर रहना सड़क पर भीख मांगते हुए। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी, ये क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? महारानी की बहन को स्कूल जाना है, अब चल यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया मनहूस। बेचारी सुरभि रोते हुए अपनी चाची के पास से आ जाती है। तभी सपना अपनी बहन के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी, मुझे माफ कर दो, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपसे स्कूल जाने की बात नहीं करती तो अब चाची से भी बात नहीं करती और ना ही चाची आपकी इतनी पिटाई करती और गरम गरम खाना आपके ऊपर भी नहीं फेंकती। दीदी, ये हल्दी का लेप लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे और मैं आज के बाद स्कूल जाने के बारे में कभी नहीं कहूँगी। अपने दिल और दिमाग से ये ख्याल निकाल दूंगी। ऐसा कहकर सपना बहुत रोती है और सुरभि भी अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें रोते रोते सो जाती हैं। सुबह होने के बाद महिमा सुरभि को बुलाती है और उससे कहती है, सुनकर अंजलि, मेरी बेटी अपनी नानी के घर से वापस आ रही है और मेरी बेटी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और उसके रूम को दुल्हन की तरह सजा देना। और हाँ, 5 तरह के अलग अलग पकवान भी बना देना, क्योंकि मेरी बेटी को अलग अलग वैरायटी का खाना खाना बहुत पसंद है। और तो सुन, सपना की बच्ची पूरे गार्डन की सफाई करेगी। मेरी बेटी को गार्डन भी गंदा पसंद नहीं है। मेरी बेटी को अगर तुम दोनों मनहूस बहनों की वजह से कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब चलो यहाँ से, अपना काम करो।
बेचारी सुरभि के हाथ में अभी भी छाले थे, उनमें अभी भी जलन हो रही थी, लेकिन वह अपनी चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी। उसकी मजबूरी थी। ऐसे ही छालों में इतने दर्द में घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले वह पूरे घर की सफाई करती है, महिमा की बेटी सुनैना के रूम को दुल्हन की तरह सजाती है, और उसके बाद इतने दर्द में, इतनी जलन में बहुत मुश्किल से चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के अलग अलग पकवान बनाती है। और वहीं दूसरी तरफ सपना गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। कुछ समय बाद सुनैना अपनी नानी के घर से वापस आ जाती है और वह डाइनिंग पर बैठकर अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी। तभी उसकी नजर दोनों बहनों के ऊपर जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, ओहो मम्मी, मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मुझे ऐसी बहन जी और गंवार नौकरानियां बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम नौकरानी भी तो मेरे स्टेटस की होनी चाहिए। मुझे दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है और खाना भी ज्यादा अच्छा नहीं बनाया। देखो तो कितनी मिर्चें हैं। आप इन्हें फौरन इस घर से निकाल दीजिए और जैसी नौकरानी मुझे पसंद है इस घर में वैसी ही नौकरानी रहेंगी। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे बिटिया कोई बात नहीं, अगर तुझे दोनों नौकरानी पसंद नहीं है तो क्या हुआ, मैं अभी निकाल देती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को उदास नहीं कर सकती। चलो चलो तुम दोनों अपना बोरे बिस्तर बांधो और इस घर से रफू चक्कर हो जाओ और दोबारा से यहाँ नजर उठाकर भी मत देख लेना, क्योंकि मेरी बेटियों को तुम पसंद नहीं आई और मेरी बेटी की पसंद मेरे लिए सबसे पहले है। चलो निकलो यहाँ से। चाची जी, यह आप क्या कह रही हैं? इतनी रात को हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। चाची जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके हमें मत निकालिए। हाँ हाँ चाची जी, सुरभि दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे और मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। कृपया करके हमें घर से बाहर मत निकालिए। आप हम दोनों बहनों से जितना काम कहेंगे हम उतना काम करने के लिए तैयार हैं और सुनैना दीदी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन कृपया करके हमें घर से बाहर मत निकालिए चाची जी। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने बहुत गड़गड़ाती हैं, उनके पैर भी पड़ती हैं, लेकिन चाची को बेचारी दोनों अनाथ बहनों के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता और वह धक्के मारकर दोनों को निकाल देती हैं। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटकती रहती हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। दोनों बहनें सड़क के किनारे सो जाती हैं। सुबह होने के बाद सपना रोते हुए सुरभि से कहती है, दीदी अब हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगी? दीदी कल से खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं भूखे पेट एक और कदम नहीं चल सकती। अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? ये हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ पड़ी। हमारा तो इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा और कोई है ही नहीं दीदी। सपना मेरी प्यारी बहन, ऐसे नहीं रोते। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता अपने आप बन जाता है। अगर हमारा कोई नहीं है, हम तो है ना एक दूसरे का सहारा। हम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएंगे और अपने लिए जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और वहाँ पे रहेंगे। और रही खाने की बात, तो मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करूँगी। वहाँ से जो भी पैसे मिलेंगे उसी से हम अपना गुजर बसर करेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बहन, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। ऐसा कहकर दोनों बहनें गले लगकर बहुत रोती हैं और दोनों बहनें जंगल से लकड़ियां लेने जाती हैं और अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाती हैं। और उसके बाद सुरभि बड़े बड़े घरों में जाती है, उनसे झाड़ू पोंछे का काम मांगती है। लेकिन पूरे दिन घूमने के बाद सुरभि को एक जगह काम मिल जाता है। अब सुरभि जमींदार के यहाँ झाड़ू पोंछा साफ सफाई करने का काम करने में लग जाती है और उसे वहाँ काम करके जो भी पैसे मिलते थे उसी से वह अपना और अपनी बहन का पालन पोषण करती थी। एक दिन सुरभि सोचती है, सपना पढ़ना चाहती है। अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूं, एक समय खाना खाऊं, तो जो पैसे बचेंगे उसी से मैं सपना का स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। मेरा क्या है, एक समय खाना खाकर भी मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर सुरभि सपना को 2 वक्त का खाना खिलाती है और खुद 1 वक्त का खाना खाती है। और एक घर की जगह अब सुरभि 4-5 घर में झाड़ू पोंछा करने जाती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करती है ताकि वह सपना का स्कूल में एडमिशन करा सके। और अब उसके पास कुछ ही दिनों में इतने पैसे इकट्ठा हो चुके थे कि वह सपना का स्कूल में एडमिशन करवा सकेगी। सुरभि बहुत खुश थी कि अब सपना का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अचानक एक तूफान आता है और दोनों बहनों की इन खुशियों को उड़ाकर ले जाता है, क्योंकि एक रात दोनों की इस छोटी सी झोपड़ी में चोर आ जाते हैं और सुरभि ने जो पैसे जोड़ कर रखे थे, जो भी घर में राशन था, वह सब चोर चुरा कर ले जाते हैं। सुबह उठकर दोनों बहनें देखती हैं तो उनकी कुटिया में कुछ भी नहीं था। यह देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुरभि बहुत ज्यादा रोती है।
सपना, मेरी प्यारी बहन, यह क्या अनर्थ हो गया। हमारे घर में जो भी था सब चोरी हो गया। मैंने कितनी बहनें से एक एक पाई करके जोड़ी थी, लेकिन चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये हम गरीबों की कैसी परीक्षा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक के बाद एक शुरू हो जाती है। सपना, मैं काम पर जा रही हूँ, मालकिन से कुछ पैसे मांग कर देखूंगी, अगर मिल गए तो घर का राशन लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। ऐसा कहकर सुरभि रोते हुए घर से काम करने के लिए जा रही थी। तभी उसे रास्ते में जाल में एक चिड़िया फंसी नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। सुरभि तुरंत उसके पास जाती है, उसे जाल से बाहर निकालती है, नदी से पानी पिलाती है और जड़ी बूटी के पेड़ से कुछ जड़ी बूटियां लेकर उस चिड़िया के जख्मों को ठीक करती है। तभी वह चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। असल में वह एक बहुत सुंदर परी थी। तभी वह सुरभि से कहती है, सुरभि, तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितना प्रयास किया। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मेरी जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी के पास। ऐसा कहकर परी अपने साथ सुरभि को जहाँ पर जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी थी वहाँ ले जाती है, जहाँ एक तरफ सोने के नेकलेस की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ चांदी के नेकलेस की नदी बह रही थी। तभी जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी से आवाज आती है, नटखट परी, तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ लेकर आई हो। इसका मतलब तुम मेरी नदी से इसे जादुई नेकलेस देना चाहती हो। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है, जब तक ये अपनी परीक्षा में पास नहीं होगी तब तक मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। हाँ तो तुम सुनो लड़की, अगर तुम जादुई चांदी के नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो तुम्हारे सामने सोना, हीरे, जवाहरात, बहुत सारी धन दौलत पड़ी मिलेगी। और अगर तुम जादुई सोने की नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो वहाँ बहुत सारी वृद्ध महिलाएं हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ, अब तुम दोनों जादुई सोने और चांदी के नेकलेस की नदी की किस तरफ जाओगी? जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी, मेरे माता पिताजी हमें हमेशा सिखाते थे कि अपने से बड़ों की मदद या उनकी सेवा करना पुण्य का काम होता है और पुण्य धन दौलत से बढ़कर होता है। इसलिए मैं धन दौलत नहीं बल्कि वृद्ध महिलाओं की मदद करना चाहूंगी और धन दौलत का लालच बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। सच में नटखट परी, यह लड़की बहुत अच्छी है। सुरभि, तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जादुई सोने का नेकलेस मिलता है। तुम इससे जो भी चाहो वह मांग सकती हो, कितनी भी धन दौलत। नटखट परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी से जादुई सोने का नेकलेस देने के लिए। सुरभि नटखट परी को धन्यवाद कहकर घर वापस आ जाती है और सपना को जादुई सोने के नेकलेस के बारे में सब बताती है और दोनों बहनें जादुई सोने के नेकलेस से कहती हैं, जादुई सोने के नेकलेस, हमारे सामने एक महल जैसा घर आ जाए जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो और हम दोनों बहनों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, यह सब हमारे सामने आ जाए। सपना और सुरभि के इतना कहते ही जादुई सोने का नेकलेस, एक सुंदर सा घर जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सुंदर सुंदर ड्रेस, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, यह देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और दोनों बहनें एक शहजादी वाली जिंदगी जीती हैं। और अब सपना स्कूल भी जाने लगती है। अपनी बहन को यूं स्कूल जाते देख सुरभि बहुत खुश होती है, लेकिन जब इस बात की खबर महिमा और उसकी बेटी को लगती है तो दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं। सुने ना बेटा, वह नौकरानी जो हमारे घर में झाड़ू पोंछा करती थी आज महल जैसे घर में रह रही है। मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता चला है कि उनके पास जादुई सोने का नेकलेस है। मैं उन दोनों मनहूस बहनों को मारकर वह जादुई सोने का नेकलेस चुराकर लेकर आ जाऊंगी। वह दोनों बहनें मर जाएंगी और हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? ऐसा कहकर महिमा अपनी बेटी के साथ कुछ गुंडों को लेती है ताकि वह सुरभि और सपना को मार सके और जादुई सोने का नेकलेस आसानी से चुराकर लेकर आ सके। लेकिन जैसे ही महिमा जादुई सोने के नेकलेस को हाथ लगाती है तो उससे बहुत तेज करंट लगता है और उसके बाद जादुई सोने के नेकलेस से बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं जो उन गुंडों को, महिमा को और सुनैना को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही उन सबकी मृत्यु हो जाती है। उन सभी को उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें जादुई सोने की नेकलेस की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं और गांव के सभी गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती हैं।
बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें टीना और मीना अपनी माँ कावेरी के साथ रहा करती थी। टीना और मीना कहने के लिए तो जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। क्योंकि जहाँ मीना परियों की तरह सुंदर थी, उसके सुनहरे लंबे घने बाल, रंग दूध की तरह सफेद, नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टीना सांवली थी, जिस वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक तरफ मीना की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, तो दूसरी तरफ टीना का मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें पड़ोस में सरिता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहां जाने के बाद टीना को देखते ही सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सरिता बहन, यह कावेरी की दोनों जुड़वा बेटियां हैं ना, टीना और मीना। देखो तो, कहने के लिए जुड़वा, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक कितनी ज्यादा सुंदर तो दूसरी कितनी ज्यादा बदसूरत, काली कलूटी, एक उजाला तो दूसरी काली रात, अंधेरा ही हो जाए। औरतें हो लड़कियां हो, सब टीना को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी मीना के पास सरिता की बेटी सोनी आती है और वह मीना से कहती है, अरे यार मीना, तुझे भी क्या जरूरत थी इस काली कलूटी को यहाँ पर लेकर आने की। पूरी पार्टी में ग्रहण लगा दिया, मनहूसियत से फैला दी। मैं तो सिर्फ तुझसे दोस्ती रखती हूँ, तेरी इस काली कलूटी बहन से नहीं। यहाँ पर क्यों लेकर आई है मेरे जन्मदिन पार्टी में? यार, इसे यहाँ से भगा दे। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो तुझे पता है ना। सोनी यार, मैं भी कहाँ पसंद करती हूँ इस काली कलूटी को। मैं तो इसे अपने साथ कहीं लेकर भी जाना पसंद नहीं करती। जब भी इसे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ, मेरी तो बहुत इंसल्ट होती है। शर्मिंदगी से मेरा सर नीचे झुक जाता है। लेकिन क्या तुम मेरी मम्मी के स्वभाव के बारे में नहीं जानती? अगर इसे कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाती तो वे मेरी बहुत पिटाई करती है। बस पिटाई से बचने की वजह से इस काली कलूटी को अपने साथ रखती हूँ। देख मीना यार, अगर तू इस काली कलूटी का पीछा नहीं छोड़ सकती तो सॉरी यार, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू भी मेरी पार्टी को छोड़कर इस काली कलूटी के साथ जा सकती है। क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं, और जब वो इस काली कलूटी के बारे में पूछेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। ऐसा कहकर सोनी टीना के साथ मीना को भी अपने जन्मदिन पार्टी से भगा देती है। यह देखकर मीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से में तिनतिनाकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, अब आप चाहे मेरी कितनी भी पिटाई करो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, लेकिन अब मैं इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसे अपने साथ नहीं रखूंगी। आप जानती हो आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। सोनी ने मुझे अपनी पार्टी से सबके सामने धक्के मार के निकाला है, सिर्फ इस काली कलूटी की वजह से। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी, अगर आप मुझे इसके साथ वहाँ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। मम्मी, आपको क्या मिलता है मेरी इंसल्ट कराने में? मीना, इन सब में तो मुझे तुम्हारी इंसल्ट होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही। पार्टी में सब औरतें तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो रही थी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी, तुम्हारे सुंदर बालों की, तुम्हारी नीली नीली आंखों की। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो सिर्फ मैं थी। सब मुझे काली कलूटी, अमावस की रात, काली बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकार रहे थे। और मीना, तुम जानती हो, जब वह सब लड़कियां, औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था? तुम जानती हो, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? लोगों को दूसरों के अंदर कमियां निकालकर उन्हें नीचा दिखाकर आखिर मिलता क्या है? हाँ टीना की बच्ची काली कलूटी, सुंदरता ही सब कुछ होती है। सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, बस सूरत लोग किसी को पसंद नहीं आते, जैसे कि तो किसी को पसंद नहीं आती। मीना, तुम गलत हो। इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वह दिल से काला है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। मैं अपनी टीना बेटी का दिल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। हमेशा दूसरों की मदद करती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। और मीना, जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को समझ लो कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। समझ आ रही है? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी वहां से चली जाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था। और एक दिन कावेरी के पास उसकी बहन का फोन आता है। तभी वह दौड़ी दौड़ी अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है,
तुम दोनों समय पर तैयार रहना। अभी जमुना दीदी का फोन आया था, वह बता रही थी इतने सालों से जो राजमहल बंद था, अब उसकी रानी विदेश से अपने बेटे के साथ वापस आ रही हैं और वह बहुत बड़ी पार्टी भी दे रही हैं। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है, शाम को जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है। ऐसा कहकर कावेरी वहां से चली जाती है और दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम में जाती हैं। तभी हंसते हुए मीना टीना से कहती है काली कलूटी, काली बंदरिया, एक बार तो अपनी शक्ल आईने में तो देख। यह रेड लिपस्टिक लगाकर तो कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही है, और वैसे भी तो कितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगा ले, कितने भी अच्छे से तैयार हो जा, लेकिन लगेगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसी है, बदसूरत की बदसूरत। मेरी तरह सुंदर नहीं हो जाएगी। अभी देख, मैंने मेकअप भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, ड्रेसअप भी नहीं की, फिर भी कितने ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे मैं तुझे फ्री में एक एडवाइस दूं, अगर मेरी बात माने तो। हाँ मीना, बताओ तुम मुझे क्या एडवाइस देना चाहती हो। देखिए, तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तू काली कलूटी बदसूरत है, तुझे देखना कोई पसंद नहीं करता, बल्कि तेरे ऊपर सब हंसते हैं, तेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर तू चाहती है कि पार्टी में तेरा कोई मजाक ना उड़ाए, सब तेरे ऊपर ना हंसे, तो मेरी बात मान, तो पार्टी में जाना कैंसिल कर दे। क्योंकि तूने कुछ दिन पहले देखा ही था, सोनी के बर्थडे पार्टी में सब तेरे ऊपर कितना हंस रहे थे। मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पार्टी वगैरह बदसूरत लोगों के लिए नहीं होती, सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होती है, जैसे कि मैं सुंदर हूँ। मीना, कुछ भी कहो, लेकिन आज तुमने बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सही कही है। मेरी वजह से तुम्हारी और माँ की बहुत इंसल्ट होगी और सब मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, और जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। टीना के इतना कहते ही मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में जाने लगती है। कावेरी टीना से पूछती है तो वह बुखार आने का बहाना दे देती है और घर में अकेली रुक जाती है। अपनी माँ और बहन के पार्टी में जाने के बाद टीना खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। आज मैं अपने रंग रूप की वजह से इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई। सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बस मुझे छोड़कर। अगर मैं भी सुंदर होती, काली नहीं होती, तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मेरे ऊपर हंसता नहीं, तो कितना अच्छा होता। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मगर क्या मुझ जैसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या मुझे पार्टी शादी में जाने का कोई अधिकार नहीं? मैं खुश नहीं रह सकती। मुझे दुखी करने में, मुझे नीचे दिखाने में आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है? वो मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? ऐसा कहकर टीना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी टीना को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। टीना तुरंत बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी। तभी टीना उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या परेशानी है? बेटा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, आँखों से थोड़ी कमजोर हूँ, चलती चलती रास्ता भटक गई, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? जी बिल्कुल अम्मा जी, मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगी, चलिए। ऐसा कहकर टीना उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी खरगोश मिलता है, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, एक खरगोश बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं उसकी मदद कर आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को पेड़ के नीचे बिठा देती है और खुद उस खरगोश के पास जाती है और आसपास के पेड़ से जड़ी बूटियां लेकर उस खरगोश के जख्मों पे लगा देती है। वह खरगोश कुछ ही देर में पहले से बेहतर हो जाता है। टीना खरगोश की मदद करके अम्मा के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो टीना को एक सूखा पेड़ नजर आता है और उसके आसपास गंदगी भी बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी माफ करना, लेकिन बस थोड़ी देर और। यहाँ पर सभी पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन एक पेड़ सूखा हुआ है, लगता है काफी समय से इसने पानी नहीं पिया और उसके आसपास भी गंदगी बहुत है। बस मैं उस पेड़ को पानी पिलाकर और उसकी सफाई कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को एक जगह पर बैठा देती है और नदी से पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पेट भरकर पानी पिलाती है और उसके बाद उसके आसपास की सफाई भी करती है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो टीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो टीना के साथ अम्मा थी वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती हैं। टीना,
तुम बहुत अच्छी हो। सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। मैं हमेशा परीलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हूँ और ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी आ रही थी। तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनी। तुम अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमारे परीलोक का नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और एक बुढ़िया के रूप में आकर तुमसे मदद मांगी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कैसे तुमने खरगोश की मदद की, सूखे पेड़ को पानी पिलाया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मेरे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास। ऐसा कहकर परी टीना को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने की लिपस्टिक बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की लिपस्टिक बह रही थी। तभी परी दोनों जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक में से एक एक जादुई लिपस्टिक टीना को देती है और उससे कहती है, टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओ और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओ और उसके बाद देखना जो जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी की जादुई लिपस्टिक से कमाल होगा। परी के ऐसे कहने पर टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और देखते ही देखते टीना बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से कोई सुंदर परी उतरी हो। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई मेरे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, सब मुझसे दोस्ती करेंगे। मैं शादी पार्टी में भी जाऊंगी, दोस्त बनाऊंगी, एंजॉय करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीऊंगी। ऐसा कहकर टीना परी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी राजमहल चली जाती है। टीना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जो भी कोई उसे एक बार देख रहा था, बार बार देखना चाह रहा था। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा देवी अनाउंसमेंट करती हैं, आप सभी लोग हैरान होंगे कि हम इतने सालों बाद अपने गांव क्यों वापस आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने गांव की सुंदर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और जिस लड़की की हमें तलाश थी वह हमें मिल चुकी है। हम वह जो व्हाइट फ्रॉक में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है उसी से अपने बेटे राजकुमार सम्राट की शादी करवाना चाहते हैं। व्हाइट फ्रॉक में सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। यह सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ समय बाद मीना और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि टीना ही है। कावेरी तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मीना अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो जाती है और वह टीना से कहती है, तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, काली कलूटी थी, अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई, मुझे नहीं बताएगी? मीना, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक है जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अरे वाह, जब ये काली कलूटी बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होगा और फिर राजकुमार सम्राट से तो मेरी ही शादी होगी, इस काली कलूटी की नहीं। घर जाते ही तुरंत जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक लगा लूंगी, फिर देखना टीना की बच्ची तो कैसे करती है राजकुमार सम्राट से शादी। ऐसा सोचकर मीना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और घर जाने के बाद तुरंत टीना के पर्स से जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक निकालती है और लगा लेती है। मीना को नहीं पता था कि जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक किस तरह से लगाई जाती है, इसलिए वह गलत तरीके से लगा लेती है और उसको उसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लगाते ही मीना बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर मीना बहुत फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीना ऐसे ही बदसूरत रहती है और टीना की कुछ समय बाद राजकुमार सम्राट से शादी हो जाती है और वह उसके साथ विदेश वापस चली जाती है और वहां जाकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। इसी तरह टीना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई, और वहीं दूसरी तरफ मीना के बुरे स्वभाव, घमंड और लालच की वजह से उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया।